आप लोग, ठीक है, जिनका लाइक ओके, जिनके पास टाइम है वही इक्विलिब्रियम चैप्टर करेंगे, ठीक है। और सारा तो मुश्किल है हो पाना। सो मैंने वैसे रिकॉर्डिंग तो डाल दी है और असाइनमेंट्स भी डाल दिए हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग सबसे पहले किसको प्रायोरिटाइज करोगे? आप केमिकल इक्विलिब्रियम को प्रायोरिटाइज करोगे सभी के सभी। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज छोटा चैप्टर है, इजी टू अंडरस्टैंड है और क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम बड़ा भी है, डिफिकल्ट भी है और क्वेश्चन भी बहुत मतलब थोड़े से हाई लेवल के बनते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम मत पढ़ो, बट क्योंकि आप लोग को मैंने पहले बोला है 12th को तो आपको प्रायोरिटी पे रखना है। इस चैप्टर के लिए आप इक्विलिब्रियम में से केमिकल इक्विलिब्रियम एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आई डोंट नो 25 में से कितने क्वेश्चंस आएंगे बेटा केमिकल के, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 10 आएंगे, बट आप लोगों को अगर प्रिपेयर करना है ये चैप्टर, चाहते हो कि मैम थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम लोग, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, तो आई वुड सजेस्ट कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे जाओ, ठीक है। और वो मैं यहाँ पे करवा भी रही हूँ तो वो तुम्हें समझ में भी आने लगेगा। दिखाऊंगी किस तरीके से सवाल जो है पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, लेकिन 12th को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, 12th को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं फिर बोल रही हूँ, देखो क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं तो मुझे यहाँ पे चैप्टर्स कराने थे आप लोगों के कुछ, तो मैंने चैप्टर्स वही लिए हैं जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना। केमिकल इक्विलिब्रियम, वैसे मेरा इक्विलिब्रियम कराने का कोई मूड था नहीं, बट आप लोगों ने बोला कि इक्विलिब्रियम मैम करा दो, तो मैंने सोचा चलो केमिकल इक्विलिब्रियम एटलीस्ट इनको समझा दूंगी क्योंकि वो आसान है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कौन से चैप्टर को हम पहले पढ़ें, पलक जैसे तुम्हारी छुट्टी है, अनुज तुम्हारी चल रही है, आई होप आप लोग इतने समझदार हो, आपको पता है कि क्या करना है, बट स्टिल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यही कहूंगी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना आपकी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में और मैथ्स में, आप उनको प्लीज करो। जैसे केमिस्ट्री में आपका जीओसी है ना, आपका क्या कहते हैं, पलक तुम जीओसी कर सकते हो जिनकी छुट्टियां हैं, मेरे को जिनका पता चला है Yes, जिनकी ma'am. छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि Yes, अभी ma'am. ऑर्गेनिक तुम सबकी स्टार्ट होने वाली है ना, तो उससे पहले अगर तुम जीओसी के वो कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डीपीपी करो बैठ के, आई नो मुश्किल लगेंगी तुम्हें डीपीपी, बट वो हो जाएंगे अगर समझ के करोगे तो, है ना। केमिकल बॉन्डिंग करो, पीरियोडिक टेबल करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, ये चार बस 4 या गिनती के 5 चैप्टर कर लो तुम। अगर ये तुम 4 या 5 चैप्टर कर लेते हो, इसमें से 8 एक 7-8 सवाल बन जाएंगे, और बहुत है 7-8 सवाल अगर आप 11th वाले से बना पा रहे हो ना, बहुत सही है भाई, बहुत हद ज्यादा सही है, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके Yes, से ma'am. आपको चीजों को पढ़ना है। आप लोगों को बता रखा है मैंने कि बेटा इस चैप्टर में से ये टॉपिक आते ही आते हैं, आप खोल के देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें मैंने बता भी रखा है ना। तो बस उस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के पढ़नी है मेरा बेटा। कहीं ये ना हो कि आप लोग मुश्किल मुश्किल चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स उठा के बैठ गए हो, आयनिक इक्विलिब्रियम उठा के बैठ गए और वो कंप्लीट ही नहीं हो रहे, है ना। ये मत करना, क्योंकि जेई में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। आप अगर कुछ पोर्शन पढ़ के जाते हो तो वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कहने को तो बेटा बहुत कुछ है 11th में भी पढ़ने का, बहुत सारी चीजें हैं, बट वो जब टाइम आएगा और मुझे लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो वो पर्टिकुलर चीज मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेड 12 का सिलेबस। लेकिन टिल देन आप अपने जो ये 3-4 चैप्टर मैंने बोले हैं उनको अच्छे से कर लो विद एटलीस्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज, है ना, 2023, 24, 25। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन Yes, मान ma'am. 12th वाले क्वेश्चंस तो आपके रिसोर्स शीट में ऑलरेडी अपडेट कर दिया रमीश सर ने, बट अगर आपको 11th के चाहिए मुझसे मांग लेना, शायद उसमें 11th के नहीं है जहां तक मुझे ध्यान है, बट वो मेरे पास अलग से पड़े हैं, तो आप लोग मुझसे आप मांग सकते हो कि मैम 11th के भी डाल दो। ठीक है जी? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर आज केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने लिया है चैप्टर। तो सबसे पहले मेरा बेटा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ा हो, इक्विलिब्रियम हो सकता है नहीं पढ़ा हो किसी ने। तो देखो मेरा बेटा, जब हम बात करते हैं ना इक्विलिब्रियम, ये सबने देखा होगा कि मैम जब भी हम कुछ लिखते हैं ना और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ऐसा कुछ हम एरो बनाते हैं, देख रहे हो,
ऐसा कुछ हम Yes, जो है ma'am. साइन दिखाते हैं। तो बेसिकली ये साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका अगर ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है मेरा बेटा, तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने की संभावना, मतलब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदल रहा है तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में क्या होगा? बदलेगा। ये चीज दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इसको, यस और नो? ठीक है। Yes, ma'am. और ये किसको दिखाता है? रिवर्सिबल को भी दिखाता है। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? अगर ए से बी जा रहा है तो बी से ए भी आएगा। तो मेरा बेटा जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में केमिकल इक्विलिब्रियम है, ध्यान रखना। फिजिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दे रखा है, वो तुम पढ़ सकते हो, बट केमिकल इक्विलिब्रियम से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा बेटा अगर मैं बात करूंगी ना इक्विलिब्रियम की, तो पहली बात है इक्विलिब्रियम आप कौन से वाले केस में पढ़ोगे? रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में पढ़ोगे, इरिवर्सिबल के केस में नहीं पढ़ोगे। क्योंकि इरिवर्सिबल में क्या होता है, आपका मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और वापस से रिएक्शन नहीं होती है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले हमें Yes, इक्विलिब्रियम ma'am. पढ़ना किसमें है? रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में पढ़ना है। और हमें क्लोज्ड वेसल के केस में पढ़ना है। क्लोज वेसल का मतलब अगर मैं कंटेनर ले लूं तो ढक्कन बंद कर देना ऊपर से। अगर तुमने ओपन वेसल लिया तो भाई साहब, अगर मान लो किसी रिएक्शन में गैस निकल रही है तो वो उड़ जाएगी, फिर कहां से आएगा इक्विलिब्रियम? नहीं आ पाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, साथ ही साथ क्लोज्ड वेसल होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. तो होता क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास लेट्स से ए प्लस बी है, ठीक है, उससे तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ मैम ठीक है। तो होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है मेरा बेटा, पहले सुन लो। जब आप स्टार्टिंग, आपके पास अभी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो स्टार्टिंग में क्या है? आपके पास ए और बी है, यस और नो? ए है और बी है, यस और नो? ए Yes, है ma'am. और बी है। अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। कौन सी कंडीशन है? टाइम टी 0 पे, राइट? तो अभी तक मतलब प्रोडक्ट आपका बना ही नहीं है कुछ। लेकिन जैसे मेरा बेटा रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कुछ कुछ ए और बी कन्वर्ट होने लगेगा प्रोडक्ट में, यानी कि कुछ कुछ प्रोडक्ट बनना चालू होगा मेरा बेटा। ठीक है। Yes, ma'am. और रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। हाँ मैम। अब प्रोडक्ट भी एक भाई अच्छा खासा बन रहा है, तो अब क्या होगा? अगर तुम्हारा क्लोज वेसल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिएक्शन क्या जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाने लगेगी। मतलब जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो वापस वो क्या टेंडेंसी रखेगा? वापस वो रिएक्टेंट में भी जाने की क्या रखेगा मेरा बेटा? टेंडेंसी रखेगा। तो अभी तुम्हें क्या दिख रहा है? पहले स्टार्टिंग में इनिशियली रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो रही है कुछ रिएक्टेंट का पार्ट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, धीरे धीरे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट भी भैया जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि अब चल क्या रहा है? आदान प्रदान चल रहा है, आना जाना लग रहा है, आना जाना चल रहा है। लेकिन एक टाइम पे ये होगा मेरा बेटा, एक स्टेज ऐसे आएगी कि जब दोनों के जो स्पीड है आने जाने का वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब जिस स्पीड से आपका ए प्लस बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उतनी ही सेम स्पीड से आपका प्रोडक्ट किस में चेंज होगा मेरा बेटा? ए एंड बी में होगा। ठीक है। और ऐसे वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं? कि हमारा इक्विलिब्रियम वहां पे क्या हो गया बेटा? अचीव हो गया है। ठीक है। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ बेटा फॉरवर्ड जाने का रेट आर एफ है और बैकवर्ड जाने का रेट आर बी है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड आपका रेट ऑफ बैकवर्ड के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है वही सेम रेट है प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट में चेंज होने का। तो दोनों का जो रेट होता है, रेट को आप स्पीड भी बोल सकते हो, बट केमिस्ट्री में याद करो मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बोला था रेट वर्ड बेटर होता है यूज करना। ठीक है। तो आपको वो वर्ड Yes, यूज ma'am. करना है। तो यानी कि मैम एक ये चीज तो हो रही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, उसके अलावा क्या हो रहा है? उसके अलावा बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो क्या होगी इक्विलिब्रियम पे? बिकम कांस्टेंट at the time of equilibrium।
मतलब जब आप लोगों का इक्विलिब्रियम वाली स्टेट अचीव हो जाएगी तो उस पे एक बार इक्विलिब्रियम आ गया मेरा बेटा और टाइम आगे जाया जा रहा है, फिर भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। आप समझ रहे हो? ठीक है, मतलब Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम वाले स्टेज पे जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को ये होता है कांस्टेंट का मतलब क्या, सेम है क्या? सेम हो भी सकती है, नहीं भी, सेम होनी जरूरी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? ये मैं बहुत एम्फसाइज करके बोलती हूँ, सेम होनी जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होनी चाहिए। सेम होनी जरूरी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब कैसे कांस्टेंट? ये नहीं कि एक पल में कांस्टेंट है फिर टाइम बढ़ाया भाई चेंज हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा कांस्टेंट होना चाहिए बहुत लंबे टाइम तक, जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप बोलोगे ma'am. वो क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। और बेटा ये जो डेफिनेशन बताने में जितनी तुम लोगों को आसान लगती है ना, लेकिन जब वो क्वेश्चन बना के देता है ना, हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। हम लोग डेफिनेशन बड़ा कर लेते हैं, मैम जो इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है सेम स्पीड से, ये तो हो गई डेफिनेशन। बट अगर मान लो मैं इसी डेफिनेशन पे ग्राफ वाला सवाल बना दूं, अभी बनाऊंगी मैं तुम्हारे सामने, और कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल बना दूं, अगर तुम वो कर पाते हो तो मतलब ये वाला डेफिनेशन तुम लोगों को समझ में आया है, अदरवाइज नहीं आया। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे एक बार देखना क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एक बार पढ़ लो। अगर किसी ने पहले से ही नोट्स बना रखे तो इट्स ओके, नहीं है जरूरत, नहीं बना रखे तो देख लो। तो वो क्या कह रहे हैं, जब स्टार्टिंग में क्या होगा मेरा बेटा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। बोलो। और जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन कहाँ पे जाने लगेगी बेटा, बैकवर्ड में भी जाने लगेगी। और एक स्टेज ऐसा आएगा जब दोनों का रेट जो होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बराबर हो जाएगा, और उसी स्टेट को हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट नाम। Equilibrium state. मुश्किल नहीं है, बिल्कुल तुम्हें खुद दिख जाएगा कि 3 दिन में केमिकल इक्विलिब्रियम के तुम जेई लेवल के सवाल बना लोगे। अभी अपने पास 3 लेक्चर है ना, एक तो रक्षाबंधन की छुट्टी हो जाएगी, तुम 3 दिन में खुद देख लेना केमिकल इक्विलिब्रियम के तुम जेई के सवाल बनाने लग जाओगे। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा टाइम देना मेरे साथ। देखो मेरा बेटा, अगर मान लो मेरे को थोड़ा और समझाना हो इस डेफिनेशन को, क्या तुम ये वाली चीज देख पा रहे हो, एक्सेलरेटर वाली? बेसिकली ये जो लड़की है वो ऊपर जा रही है किस स्पीड v से, और जो एक्सेलरेटर है वो भी नीचे आ रहा है सेम स्पीड v से। दिख रहा है आप लोगों को, नीचे की तरफ है, अब Yes, चलता ma'am. हुआ तो नहीं दिखा दे रहा, बट ये ऊपर जा रही है। तो अगर तुम देखो आपको क्या लगेगा, ये तो बीच में ही रुकी हुई है। गेटिंग माई पॉइंट? बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रही है, नीचे भी आ रहा है एक्सेलरेटर। यस और नो? Yes, तो sir. यानी ma'am. कि जिस स्पीड से ये Yes, गर्ल ma'am. ऊपर जा रही है उसी सेम स्पीड से एक्सेलरेटर नीचे की तरफ आया है, तो दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। Equilibrium. यहाँ पे देखो ये वाला, देखो पानी वाला एग्जांपल, देखो ये पानी वाला, मैंने क्या किया, ऊपर से पानी का टैप खोल दिया और नीचे से पानी का टैप, तो तुम्हें क्या दिख रहा है मैम, पानी का लेवल तो सेम ही दिख रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन क्या एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है क्या मैम? हो रहा है, जिस स्पीड से पानी ऊपर आ रहा है उसी सेम स्पीड से नीचे जा रहा है। निकल रहा है। तो यानी कि हमें लगता क्या है कि भाई साहब रिएक्शन हो नहीं रही है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, पानी ऊपर से नीचे भी जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। बताइए मुझे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, sir. डायनामिक का मतलब क्या हो रहा है भाई, प्रोसेस जो है चल रहा है, रुका नहीं है। हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, बट एक्चुअल में रिएक्शन हो रही होती है। तो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, आई ma'am. होप थोड़ा डेफिनेशन मैंने क्लियर किया हो। अब देखो, अगर जो मैंने तुम्हें बताया है, अगर मान लो मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूं, रेट वर्सेस टाइम, सारे बच्चे ग्राफ बनाएंगे अगर नहीं बना हुआ, तो आपको क्या दिख रहा है कि मान लो स्टार्टिंग में तो सिर्फ तुम्हारे पास रिएक्टेंट होगा, दिख रहा है, स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं। इसलिए मैंने ये ग्राफ बेसिकली क्या दिखाया, ऊपर से दिखाया है, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इधर देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, देखो 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 देखो। और Yes, पहले ma'am. प्रोडक्ट कुछ बना नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होगा मैम,
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। देखो ठीक है, तो Yes, मैं ये ma'am. बोल सकती हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड धीरे धीरे घटेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड जो है बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, और यही वो कौन सा टाइम है, यही हमारा इक्विलिब्रियम वाला टाइम है, जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो गया है, रेट ऑफ बैकवर्ड हो भी गया है। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ध्यान रखना रेट शुड बी बराबर, रेट शुड बी इक्वल। कंसंट्रेटेड इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट कांस्टेंट होनी चाहिए। मैम ये क्या कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे मैंने सारे तरह के ग्राफ बना रखे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। पहले में देखो, पहले में तो वही वाला ग्राफ है जो अभी मैंने तुम्हें बनवाया है, रेट वर्सेस टाइम का। तो ये वाला जो केस है, ये यहाँ पे बेसिकली इक्विलिब्रियम अचीव आ गया, दिस इज अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। बोलो। Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. यहाँ पे देखो, इधर नजर मारो, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा है सेम हो गई है। अब देखो टाइम बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम ही दिखाई दे रही है, मतलब दिस इज अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम वाली, यानी कि टाइम इक्विलिब्रियम वाला है। ठीक है, यहाँ पे नजर मारिए तीसरे वाले ग्राफ में, तीसरे वाले ग्राफ में नजर मारो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, हाँ मैम, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, लेकिन देखो ना ये वाला पॉइंट ऐसे है कि आपके दोनों की, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी। देखो ध्यान से, अब तुम टाइम बढ़ता जाएगा आगे, लेकिन उनकी देखो कांस्टेंट ही है, ध्यान से देखो कांस्टेंट ही है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया फिर, इक्विलिब्रियम वाला हो गया। Equilibrium. Equilibrium. ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे भी जो ये वाला टाइम है, इधर देखो ये वाला, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, वो क्या है, कांस्टेंट। देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है, यानी कि दिस इज अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। Equilibrium. तो समझ में आया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं आई है। मान लो अभी तो ये ऐसे है, इधर आओ इधर आओ, मान लो अभी तो ये ऐसी है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देख रहे हो कि मैम ये तो ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई, तो क्या इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी? आंसर इज नो। No, ma'am. No, ma'am. टाइम के साथ जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है शुड बी कांस्टेंट। हाँ, लेकिन अगर मैं रेट के केस में बात करूं तो रेट जो है वो बराबर होना चाहिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। अगर मान लो ये ग्राफ बनाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मान लो मैं रेट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ बना लूं, ध्यान से देखिए ये वाला, क्या ये ठीक है? नहीं मैम, No, ma'am. रेट बराबर होना चाहिए। क्लियर हुए ये चारों के चारों ग्राफ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए आइए बेटा, चलो अब ये कुछ थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने अभी बताए हैं कुछ, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, एक दो नए हैं वो आप देख सकते हो। पहली चीज वो कह रहे हैं कि जो नेचर एंड प्रॉपर्टीज होंगी इक्विलिब्रियम स्टेट की वो सेम होंगी रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच इज अचीव। मतलब कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम आप किसी भी साइड से अचीव कर सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे वहीं से अचीव होगा, दूसरी साइड से भी आप क्या कर सकते हो बेटा, इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा Yes, ma'am. उसके बाद सेकंड चीज है, मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा अंदर नहीं जाना, मतलब क्योंकि ऐसे पूछे नहीं जाते ना कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इक्विलिब्रियम इज ट्रू, ये नीट में पूछा जाता है सवाल। इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर है, ये भी बताया। हमें क्या लगता है, रिएक्शन जो है रुक गई है, लेकिन रिएक्शन हैज नॉट स्टॉप, इट अपीयर्स दैट नो चेंज इज अकरिंग बट बोथ द अपोजिंग रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग एट द सेम रेट, सो देयर इज नो नेट चेंज, दस इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक इन नेचर, रुका हुआ नहीं है, चलता हुआ प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद कैटलिस्ट तो मैंने तुम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाया था, मैंने कहा था कि कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है बेटा, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा वो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. और उसका कोई काम Yes. नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा। तो यही कह रहा है, बाय यूजिंग कैटलिस्ट
द इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव इन डिफरेंट टाइम, मतलब ज्यादा टाइम या कम टाइम, क्योंकि अगर आप जनरली कैटलिस्ट डालते हो, जब मैं कैटलिस्ट बोलती हूँ तो मतलब वो क्या कर रहा है, कम टाइम में रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है, तो जल्दी इक्विलिब्रियम आने में हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, तो वही वो बोल रहा है। Yes. A catalyst can alter the rate of approach of equilibrium but does not change the state of equilibrium. Equilibrium की state change नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ equilibrium को जल्दी अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, Yes, ma'am. जिस स्टेट में है वो Yes, उसी ma'am. स्टेट में रखता है। ठीक है, चलो मैम और पॉइंट्स बताओ। फिर वो कह रहे हैं जब इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो जाता है, कब, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। तो वो कह रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उस टाइम पे कलर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं, इनमें चेंज नहीं आता। अगर तुम टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो बेटा इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उस केस में ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम पे ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है जीरो होता है। अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, हमने कहा था ई सेल जीरो होता है तो हमने कहा डेल्टा जी जीरो होता है। अगर आपको ऐसे याद रखना तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा वही कह रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अफेक्टेड बाय, मतलब अगर मान लो तुमने प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर में चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तुम छेड़छाड़ कर रहे हो, अभी वो बेचारा मोह माया से दूर है, एकदम स्टेबल वाली स्टेट में, अगर तुम उसके साथ छेड़छाड़ करोगे फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और ये हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, ली चैटलर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे कि तुम छेड़खानी कर रहे हो इक्विलिब्रियम के साथ। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है, बस एक बार पढ़ लो। सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली, मतलब क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में वो स्टेबल है तो जाना चाहेगा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में। अगर तुमने मान लो उसको प्रेशर, टेम्परेचर से डिस्टर्ब भी कर दिया ना, फिर भी वापस वो कौन से वाले स्टेट में जाएगा, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में जाएगा। Equilibrium. ठीक है, जहाँ वो पहले था। ये सब हम ली चैटलर प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे, और सबसे आसान टॉपिक है ली चैटलर प्रिंसिपल इस पूरे, मैं बोलूंगी, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का। बोलो, क्या इतना समझ में आया? मैंने अभी तक तुम्हें ये बताया इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, कैटलिस्ट क्या करता है, डायनामिक इन नेचर होता है, ये चीजें मैंने तुम लोगों को समझा दी। क्या मैं आगे चलूं बेटा, बोलिए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. में ना तीनों में इतना बढ़िया इक्विलिब्रियम पढ़ लो ना तुम लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन बनाने लग जाओ तुम लोग। ठीक है, आइए चलिए, देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेटा अपनी साइड से। यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है कि अगर व्हेनेवर क्वेश्चन डज नॉट, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा होता या नहीं बताया होता तो हम कौन सा वाला कंसिडर करके चलेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ठीक है, ma'am. और एक चीज Yes, ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और आपको एंथैल्पी दे रखी हो, दी जाएगी कि भाई साहब जो चेंज इन एंथैल्पी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब बेटा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। ध्यान रखना ये चीज का, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है इट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, और बाय डिफॉल्ट बैकवर्ड वाली क्या हो जाएगी, फिर एंडो हो जाएगी। Endothermic. अगर मान लो तुम्हारे को दे रखा हो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो अपना क्या होगा, जो फॉरवर्ड वाला होगा मेरा बेटा वो एंडो हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट बैकवर्ड वाला क्या हो जाएगा, एक्सो हो जाएगा। Endothermic. एक्सो मतलब हीट रिलीज हो रही है, एंडो का मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो आप, हीट बेसिकली रिएक्शन में अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें एक आपको और ध्यान रखनी है। बोलो। Yes, ma'am. चलिए आगे चलूं। 19 बच्चे कितने, 20 बच्चे बैठे, साजिया, आदित्य, कृतिका, अंजलि, पलक, जल्दी Yes, बताइए, मुश्किल नहीं लग रहा ना? Yes, ma'am. प्रिंस जी सही है? प्रिंस कहाँ है? यस मैं यहीं पर हूँ।
हाँ यहीं पे ही रहो, भाग मत जाना। चलिए आइए, मजाक कर रही हूँ। आइए बेटा, अब हम चलेंगे लो ऑफ मास ऑफ एक्शन। ये बहुत ही आसान है, मतलब तुमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया ना, तो कोई मतलब कुछ नहीं है इसमें। इधर आओ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से ही बताती हूँ। एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ मेरा बेटा। मैम ऐसा तो कुछ आपने ना वहां पे भी लिखा था केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है? तुम्हें याद है हमने क्या लिखा था? रेट लो क्या लिखा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? जो लो ऑफ मास ऑफ एक्शन है वो गुल्डबर्ग और वेग ने दिया था, ठीक है? इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power equal to stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation. याद करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, हमने वहां क्या पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में कि मैम रेट कहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर सम अल्फा बीटा। अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बीटा बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता था। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, है ना, जब हम ऑर्डर निकालते थे। यहाँ पे नहीं है ऐसा। जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में लो ऑफ मास ऑफ एक्शन पढ़ते हो, उसमें जो आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, वही क्या आएगा मेरा बेटा? पावर में आएगा। आप बोलो हाँ कि ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, है ना? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब केपी केसी के बारे में भी पढ़ेंगे, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर पहले मैं ये बता दूंगी कि इक्विलिब्रियम का कैसे एक्सप्रेशन आया। आइए बच्चों, आइए यहाँ पे एक बार मैं बता देती हूँ, छोटी सी डेरिवेशन है। आइए, ए बी बी जनरल रिएक्शन ले रही हूँ, डी डी, ठीक है? मान लेते हैं फॉरवर्ड जाने का रेट आर एफ है, बैकवर्ड आने का रेट है वापस है आर बी है, ठीक है मेरा बेटा? बोलिए। तो अगर मान लो मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखना हो तो वो किसके बराबर होगा? के एफ वही तुम्हारा याद करो, रेट कांस्टेंट, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलो आरबी क्या होगा? बैकवर्ड वाला क्या होगा? तो बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट होगा, यानी कि केपी सी की पावर सी डी की पावर डी। बोलो, सिंपल है। Yes, ma'am. Yes, एट ma'am. इक्विलिब्रियम क्या पढ़ते हो तुम? एट इक्विलिब्रियम क्या पढ़ते हो मैम? रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा। तो मैम के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, के बी सी की पावर सी डी की पावर डी, ठीक है? तो के एफ बाय के बी क्या आ जाएगा? के एफ बाय के बी क्या आ जाएगा? सी की पावर सी डी की पावर डी बाय ए की पावर ए डिनोमिनेटर में और बी की पावर बी। और यही क्या होता है मेरा बेटा? यही किसके इक्वल होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारा कैपिटल के होता है, जो ये होता है ये एक्चुअल में स्मॉल के होता है, मैंने शायद बताया था तुम लोगों को पहले। तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन के लिए क्या तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो? हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा वो कौन सा आएगा? जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो बेटा के एक आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes. Yes. को ऐसे लगता है भाई गया नेटवर्क गया। एक बार हो चुका है ना, ऐसे दिमाग में बैठ जाती है, फिर कई बार बात निकलती नहीं है आराम से। के इक्विलिब्रियम क्या होगा? के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर, बोलो, फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड reaction. Backward reaction. यस। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. No, ma'am.
और एक चीज सारे बच्चे ध्यान रखोगे जितने भी बैठे हो यहाँ पे, जो इक्विलिब्रियम में जो आप कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हो ना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे, ठीक है। जो मतलब जब इक्विलिब्रियम तुम्हारा अचीव हो जाएगा उस टाइम पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो पुट करोगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ऑलराइट। अब क्या है मेरा बेटा, हमारे पास हमें दो पढ़ने हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दो टर्म्स में पढ़ना है, एक तो केसी केपी। केसी क्या है, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, पी स्टैंड फॉर प्रेशर, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं एक क्या कहते हैं, कोई भी ले लो, केसी कैसे लिखोगे, मान लो मैं एक इक्वेशन लेती हूँ ये वाली, ठीक है। अगर मान लो मुझे केसी लिखना है, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो मैम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ध्यान रखना मल्टीप्लाई मत कर देना, चार्टा लगा दूंगी, बाय n2 s2 की पावर q, बोलो, ठीक है। और ये ब्रैकेट में बेसिकली ब्रैकेट को यहाँ पे कई अगर बुक्स में पढ़ोगे तो एक्टिव मास भी बोला जाता है, एक्टिव मास। इसका मतलब कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ही है जो आप मोल पर लीटर में लिखते हो, ठीक है मेरा बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, तो केसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे लिखना, ध्यान रखना प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लेनी है, One. क्लियर है? हाँ, Yes, ma'am. उसको मत काउंट करिएगा, ठीक है। जैसे देखो, ये देखो, अगर मुझे इसके लिए लिखना हो केसी कैसे लिखूंगी, देखना एक बार, NO का स्क्वायर बाय N2 इंटू O2, बोलो। Yes, ma'am. अगर मुझे इसके लिए लिखना हो तो HI 2 मतलब स्क्वायर H2 I2, बोलो। Yes, ma'am. Yes. Yes, और अगर मान लो मेरे को केपी लिखना हो, देखो जो केसी होता है ना वो आप एक्वस सॉल्यूशन, देखो एक बार, अगर कहीं पे एक्वस सॉल्यूशन या गैसियस फेज में हो ना तो उसके लिए आप केसी यूज कर सकते हो, बट केपी किसके लिए यूज करोगे, सिर्फ जहाँ पे गैसियस फेज होगा। Yes, अगर मान ma'am. लो मुझे केपी लिखना हो इसके लिए तो क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। ऐसे आप क्या लिखोगे, केपी लिखोगे, सिंपल है, इसमें तो कुछ खास नहीं है बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. ऑल राइट, आगे चलते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये फिर वही आ गया ना, ये तो मैंने बता दिया, वही आ गया क्या, हाँ वही आ गया, छोड़ो इसको, गोली मारो फिर। अब आ जाओ इक्विलिब्रियम इन कांस्टेंट गैसियस सिस्टम, मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी कि केपी और केसी में कैसे रिलेशन निकलता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो गैसियस सिस्टम में तो देखो, अगर सिर्फ गैसेस की बात आएगी तो केपी को डिफाइन कर दोगे जैसे भी मैंने बताया है, ठीक है। और केसी के केस में अगर मान लो एक्वस सॉल्यूशन है या गैस है तो फिर आप केसी को डिफाइन कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, ये रहने दो, यहाँ पे आपको बताती हूँ केपी और केसी का क्या रिलेशन होता है। हेडिंग डाल दीजिए सारे बच्चे। वैसे मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी बता दूंगी लेकिन एक बार देख लो कि आया कैसे, ठीक है। चलिए आइए, मान लो मेरा बेटा, मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे केपी लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, बोलो, ए की पावर ए Yes, ma'am. और बी की पावर बी। अब तुम सबको पता है बेटा, आइडियल गैस के केस में जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही होता है, हाँ मैम। Yes, और ma'am. पी क्या होता है, एन बाई वी आर टी लिख सकती हूँ, और ये एन बाई वी क्या होता है, सी आर टी लिख दूं,
CRT. तो जहां जहां पे पीपी है वहां पे मैं उसको सीआरटी से रिप्लेस करना चाहती हूँ। देखना एक बार, देखना एक बार, यहाँ पे क्या है, सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी, डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर डी, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर बी। बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, एक सेकंड, कुछ रहा तो नहीं रहा। मैम ठीक है, RT के ऊपर जाएगी पावर. क्या मेरा बेटा, आरटी के ऊपर, मतलब RT रह गया आगे. आरटी क्या है, आर इज योर गैस कांस्टेंट, वो रह गया, वो नहीं लिख नहीं, दूंगा। RT रह गया आगे. हाँ जी मेरा बेटा, वो आगे लिखना रह गया, वो बोल रहा हूँ. हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वो मैं लिख ही रही थी, मैं कुछ और देख रही थी। तो बेसिकली पी, अगर मान लो, चलो ऐसे भी छोड़ो, अगर सबसे पहले मान लो मुझे इसको लिखती हूँ मैं पीसी को, तो क्या लिखोगे, सी की पावर सी, आर की पावर सी, टी की पावर सी, बोलो, है ना। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. इसको क्या लिखोगे, डी की पावर डी, आर की पावर डी और डी की पावर डी। यहाँ पे कैसे लिखोगे, यही होगा। B ठीक है, आएगा मैम. ठीक है, इसको हटा दूं, ये हटा रही हूँ मैं। मैम चलिए R और T की पावर B आएगा. कहाँ पे, नीचे, ओ हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। अब चलिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है मेरा बेटा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो एक साइड ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, ओके, आर की पावर सी और टी की पावर सी, तो यहाँ पे क्या होगा देखना, अगर मैं आर के लिखूं, आर की पावर लिखूं, तो क्या होगा, सी प्लस डी C plus D minus A. माइनस ए प्लस बी, A plus- बोलो, Yes, ma'am. ठीक है। और ऐसे ही टी में क्या लिख सकती हूँ मैं, वही सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इनको एक साथ भी तो लिख सकती हूँ ना मैं, क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो मैं ma'am. ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि आर टी, अभी देखना क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, बोलो। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ये है क्या, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एन जी। Delta H. डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ध्यान रखना, मैं बोल रही हूँ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस के केस में बात करेंगे। तो केपी क्या हो जाएगा, ये केसी ही लिखा है मैंने, ध्यान से देखिए, और आर Yes, टी ma'am. रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि आपको ये कैसे आया, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आपको कोई बना के नहीं मतलब पूछने वाला है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो केपी और केसी के बीच में रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ये बच्चे भूल जाते हैं कि पहले केपी आएगा या केसी आएगा, तो ध्यान रखना, आप याद रखो प्रियंका चोपड़ा से, पीसी केपी आएगा, फिर केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी क्या है मेरा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज की क्लास का ये पहला फॉर्मूला है जो तुम्हें आना था, अभी मैं सवाल कराऊंगी। उसके बाद आते यूनिट। यूनिट क्या होगी केपी और केसी की,
केपी की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एनजी, मतलब कोई भी रिएक्शन है तुम उसका डेल्टा एनजी निकाल लो, एटमॉस्फेयर की पावर में लगा दो। और केसी क्या होगा, मोल पर लीटर रेज टू द पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, ऑल राइट। Yes, ma'am. ma'am. पहली चीज, अगर मान लो बेटा डेल्टा एनजी 0 आ जाता है तो केपी केसी के बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से। और Yes, अगर ma'am. डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, तो केपी ग्रेटर देन होगा केसी। और अगर डेल्टा एनजी लेस देन 1 है, मतलब नेगेटिव है, तो केपी लेस देन होगा केसी। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे। लिखा? चलिए आइए, Yes, ma'am. लिख लिया बच्चों? प्रिंस Yes, लिख yes, लिया? ma'am. आदित्य, Yes, ma'am. पलक, राहुल, शाजिया, समृतिका, नरेश, नंदनी, अंजलि, सानिया, दिव्यांश, वंश, एंजल, निशान। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। अब क्योंकि मेरा बेटा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि केसी क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। अगर मेरा बेटा कहीं पे तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई दिख रही है, मतलब अगर मैं एक वैल्यू बताऊं, अगर 10⁻³ से ज्यादा है, तो वहां पे रिएक्टेंट ऑलमोस्ट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। समझ रहे हो, मतलब जो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होगी वहां पे तुम्हारे जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? अगर 10⁻³ से भी कम है तो वहां पे तो भाई साहब रिएक्टेंट में ही क्या रहना चाहेगा भाई, रिएक्टेंट ही ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद नहीं कर रहा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे वहां पे तुम्हें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और अगर मान लो 1 के आसपास है तो वहां पे रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है तो वो जो रिएक्शन है वो जाना चाहती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट अगर केसी की वैल्यू कम है तो मतलब वो जाना नहीं चाहती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, Yes, ma'am. बस एक ये पॉइंट था। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ। तो अभी तक बेसिकली तुम्हें केपी केसी के एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, केपी केसी का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा एनजी 0 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ये मैं करवाऊंगी। आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी बेटा, आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे पूछेंगे कि भाई साहब बताओ इसमें से एक्सप्रेशन कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें पता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी, यही होता है। ठीक है, तो डेल्टा एनजी क्या है, निकालो सारे बच्चे। 1, इसको मत लेना, सॉलिड है, इसको मत लेना। 1 - 3/2 कितना आएगा, -1/2। -1/2. तो अगर बेटा केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू द पावर -1/2 आएगा तो इसको कैसे लिखोगे, केपी इज इक्वल टू के सी बाय आर टी रेज टू द पावर 1/2। तो ये यहाँ चला Yes, ma'am. जाएगा। ये लगते आसान है लेकिन हम लोग गलतियां कर देते हैं, बिकॉज हम ज्यादा खुश हो जाते हैं कितना आसान सवाल कैसे पेपर में पूछ लिया गया। लेकिन ऑप्शन ना कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे फंस मत जाना। तो बेसिकली केपी के साथ जो आर टी है उसकी पावर 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरा बेटा, सी आएगा। और हम जल्दबाजी में कुछ और ऑप्शन पे भी टिक मार्क लगा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो मैं बता रही हूँ ऐसे सवाल आज भी आते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। वो तुम्हें क्या कह रहा है, पढ़ना एक बार, पढ़ो एक बार सारे बच्चे।
देखो कुछ समझ में आ रहा है? बनी बात कुछ? आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि ए को तो भाई हमने किससे दिखाया है? स्क्वायर जी से दिखाया है, देखो एक बार, है ना? और बी को किससे दिखाया है? सर्कल में, ठीक है? और ए क्या है? इक्विलिब्रियम है विद बी। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, तो क्या होगा? बी की कॉन्सेंट्रेशन बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो देख लो भाई, सर्कल कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11। और सर्कल कितने हैं भाई? ओ सॉरी, स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने के आसपास आ गया ये? 1 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा, है ना? यस Yes, ma'am. 1.8 के आसपास आ जाएगा ना? तो ऑप्शन डी। ये Yes, क्वेश्चन ma'am. था 2020 में। और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पढ़ना एक बार। आपको पूछा है केपी केसी के बराबर नहीं होगा। बेटा क्लास में 3:45 तक लूंगी, ठीक है? केपी केसी के बराबर नहीं है, कौन सी वाली इक्वेशन में? चेक करके बताइए मुझे। केपी केसी के बराबर नहीं है मेरा बेटा। I'm First first. option. फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे आप डेल्टा एन जी चेक करो, जहां पे डेल्टा एन जी 0 होगा ना, वहां पे केपी केसी बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 - 1 1 है, ध्यान रखना, सॉलिड को कंसिडर मत करना। यहाँ पे 2 - 2 0 है, यहाँ पे 2 - 2 0 है, और यहाँ पे भी 2 - 2 0 है। मतलब सब में डेल्टा एन जी 0 है। आपको ए पे मार्क करके आना, ठीक है? Yes, ma'am. ओके मेरा बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है तुम्हारा, वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे केपी हो गया, केसी हो गया, तो ये शायद पहले भी बताया था। जैसे आपका रेट कांस्टेंट बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की क्या है, इसको मैटर नहीं करता। कैटलिस्ट तुमने डाला है नहीं डाला है, इसको कोई लेना देना नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना कैटलिस्ट डालने से, ठीक है? रेट बढ़ता है, ठीक है? और ना ही अगर तुम कोई नोबल इनॉट मटेरियल डाल देते हो, इनॉट गैसेस डाल देते हो, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। एक तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 200% चेंज होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? एक और किस पे डिपेंड करता है? तुमने रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है तुम्हारा। मतलब बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। मैम ये समझ में नहीं आया हमें। देखो मान लो मेरा बेटा, चलो मैं यही बता देती हूँ। सबसे पहला जो केस है वो ये है, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास सपोज कोई रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और ये रिएक्शन मैंने ऐसे लिख दी, आपसे पूछा बताओ भाई K2 क्या होगा, तो K2 क्या होगा? तो क्या होगा मेरा बेटा? सबसे पहले देखो, एक बार ध्यान से नजर मारो। अगर मुझे K1 लिखना है तो कैसे लिखूंगी? C की कॉन्सेंट्रेशन बाय A और B की कॉन्सेंट्रेशन। और K2 क्या लिखूंगी बेटा? ए बी की कॉन्सेंट्रेशन बाय सी की कॉन्सेंट्रेशन। बोलो। Yes, तो ma'am. अगर मान लो मैं K1 को उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, क्या वो मेरा K2 के बराबर आ जाएगा? हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, तो ma'am. यानी कि जो पहला केस है वो ये है कि अगर मान लो तुम्हारी कोई रिएक्शन लिखी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, और अगर तुमने उस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ रिवर्स किया, तो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? पहले वाले का उल्टा हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला तो ये केस आता है कि जब तुमने क्या किया, रिएक्शन को पलट दिया।
जैसे ये वाला केस, इधर देखो ये वाला दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला अगर इसके करस्पॉन्डिंग के है तो जो नया वाला केसी है, तो जो नया वाला केसी डैश होगा दैट विल बी 1/kc। ठीक है, और केस लेके बताती हूँ। मान लो मेरा बेटा, सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैं जान करके ये वाली लेती हूँ क्योंकि बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी। अब तुमने क्या किया, इस रिएक्शन को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखना क्या होगा। अब मुझे बताना है केसी डैश और केसी में क्या रिश्ता है, तो कैसे होगा एक बात बताओ। अगर मैं केसी लिखूं तो कैसे लिखूंगी, केसी NH3 का स्क्वायर, सारे बच्चे कंफर्म करो, ऐसे चुप नहीं बैठना। H2 का क्यूब, Yes. केसी डैश कैसे Yes. लिखूंगी, NH3 N2 की पावर 1/2 और 1/2. H2 की कॉन्सेंट्रेशन 3/2। 3/2. ठीक है, तो अब मैं क्या करूं मेरा बेटा, अगर मेरा नया वाला केसी डैश क्या होगा, अगर मैं इस केसी का अंडर द रूट ले लूंगी तो आ जाएगा मेरे पास, बात आ जाएगी, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं इसका अंडर द रूट ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2, बोलो हाँ या ना। यानी कि दूसरा केस क्या बन गया, पहला क्या था, अगर मैंने सिर्फ रिवर्स किया है तो वो भी रिवर्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट अगर मैंने मान लो किसी नंबर से डिवाइड किया है तो उसी का क्या आ जाएगा मेरा बेटा, रूट में आ जाएगा। अगर 1/2 किया है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1/3 किया है तो 1/3 का रूट आ जाएगा, बाय 4 किया है तो 1/4 का रूट आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर Yes, मान लो ma'am. मैं इसी इक्वेशन को क्या करती हूँ मेरा बेटा, इसी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ध्यान से देखना, इसी इक्वेशन को लेट्स से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2n2 प्लस ये कितना बनेगा 6h2 4NH3। तो इसका केसी डैश कैसे लिखूंगी, NH3 4 N2 की पावर 2 H2 की पावर 6। अब क्या करूं, अगर मेरे पास केसी है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूं तो मेरे पास केसी डैश आ जाएगा, बताओ हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि बात बहुत सिंपल है बेटा, अगर तुम रिवर्स कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाएगा, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसका रूट ले लेना, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से तो वही क्या आ जाएगा बेटा, उसकी पावर आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, sir. अगर मान लो एक और केस आता है, अगर मान लो तुम्हारे पास लेट से ये रिएक्शन है, A प्लस B से C बन रहा है और D से E बन रहा है, ये K1 है, ये K2 है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको ऐड कर रही हूं तो क्या होगा, नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, K1 इंटू K2 के। करके देखोगे, करके देखो, चलो। K1 क्या होगा, C बाय AB, बोलो, और K2 क्या आएगा, E बाय D, और ये क्या होगा नया वाला KC, अगर मैं KC डैश ले लूं तो CE ABD, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. अगर तुम K1 इंटू K2 कर दोगे तो यही तो आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर जब तुम ऐड करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई में हो गया ये क्लियर, बोलो। Yes, ma'am. Yes, sir. क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं। पहले तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखो आपको एक रिएक्शन दी हुई है, उसका केपी दिया हुआ है बेटा 41, आपको केपी निकालना है इन रिएक्शन के लिए। तो तुम्हें मुझे ये बताओ कि फर्स्ट वाले के केस में क्या हुआ है, पहली वाली रिएक्शन से कंपेयर करो, इसमें रिवर्स कर दिया मैम बस, तो जो नया वाला केपी डैश आएगा वो 1/41 आएगा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या किया उन्होंने, सेकंड वाली इक्वेशन में इसको 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब नया वाला केपी डैश क्या आएगा, √41। Yes, sir. √41. वेरी गुड। थर्ड वाले में क्या किया मैम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा, 41 का स्क्वायर. 41 square. आसान है मैम, बिल्कुल आसान है, Yes, sir. कर लेंगे हम ऐसे, और हम इसमें दिक्कत नहीं होगी हमें। और आज मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, मैं तुम्हें मॉड्यूल के क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो ना ये चैप्टर, तो थोड़े से मुश्किल मत करो सवाल,
कॉन्फिडेंस आने दो। तुम्हें सिर्फ 1 से 25 सवाल दूंगी, आराम से 2 दिन लेके उसको कर लेना। हालांकि मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, वो छोटे छोटे सवाल है, हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो 2024 का सवाल है, करके बताओ और मुझे कंफर्म करो, हाँ मैम आ गया। 2024 का सवाल है, करके बताएंगे सारे बच्चे मेरे को। हैंड रेस कर लीजिएगा। शाबाश, वेरी गुड, ट्राई कीजिए, आसान है बेटा क्वेश्चन। श्रुति बताओ। मैम ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है। ये स्क्वेयर मत लगा देना, ये तो 2+ दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, FeSCN बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल था। Yes, ma'am. हमारे Yes, क्षेत्र में ma'am. आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो 2019 का करो एक क्वेश्चन। अलग आप बताओ बेटा। हाँ पलक हुआ, यस मैम। बताइए। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, क्या सबका थर्ड आ रहा है? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। Yes, ma'am. आप किसको लोगे, K2 को पकड़ लो, ठीक है। तो K2 किसके बराबर होगा, जो ये वाली इक्वेशन है देखो ना, बेसिकली जो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको रिवर्स किया गया है, तभी ये बना। मतलब K1 होगा और 3 से मल्टीप्लाई भी किया है, मतलब यही होगा। तो K2 इज इक्वल टू K1 रेज टू द पावर माइनस, ठीक है। तो ऐसे करना, वेरी गुड बेटा। 2024 का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखना, जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इक्विलिब्रियम वाली ही होती है। आज तुम्हें सिंपल बता रही हूँ, कल तुम्हें बताऊंगी कि कैसे, अगर कहीं पे इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो कैसे लेके आया जाए उसको। अभी ये सिंपल है क्वेश्चन, सॉल्व करिए इसको। मेरे से पहले आंसर निकाल लो तुम लोग।
वेरी गुड। कितना आ रहा है? बोलो। आवाज आ रही है क्या मेरी? मैम 416। 416 या 417? यस मैम। 416 आएगा। आ रहा है कितना? Yes, ma'am. नैतिक, प्रिंस, पलक का आ गया, श्रुति, रिद्धिमा, Yes, सानिया, अंजलि आ रहा है 416। चेक कर लो 16 आ रहा है 17 बिकॉज मेरे को इसका आंसर याद नहीं है कि 16 था या 17 था। ठीक है चलिए ये वाला करिए, 2020 का सवाल करिए। जो 16 आ रहा है फिर ठीक है बच्चों, ये वाला सवाल करो 2020 का। अरे तो अभी कराया मैंने, अभी कराया ना? यस मैम। तो बोलो, ये तो अभी कराया, ये वाला करो। श्रुति बता बेटा। Ma'am, C option. वेरी गुड। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा, बाकी सारे गलत है। ठीक है Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन कीजिए 2023 का। करो सॉल्व करो, मैं पानी पी। फॉर्मूला पता लगा क्या लगेगा यहाँ पे? राहुल यस मैम। बताओ। Kp is equal to Kc into RT raised to power delta Ng. शाबाश मेरा बेटा। केपी इज इक्वल टू के सी। प्रियंका चोपड़ा प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है केपी दिया हुआ है, हाँ मैम। केसी निकालना है, आर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है क्या 300 केल्विन, ध्यान रखना केल्विन में चेंज कर लेना। डेल्टा एनजी क्या होगा 1 माइनस 3/2 -1/2। ठीक है तो केसी क्या होगा 2 इंटू 10⁻12 0.082 300 ये होगा, देखना एक बार। ठीक है इसको ऊपर ले जाऊं क्या? बोलो कि कहते हो ले जाऊं यस ऊपर? मैम। हाँ मैम ले जाओ। मैम अच्छा इसको मैं ऊपर भी लेना चाहती हूँ क्या? मैंने तुम्हें कभी किसी जमाने में सिखाया था कि 0.082 1/12 के आसपास होता है? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. चलो मैम, चलो तो ये किस पे चला गया देखना एक बार। 25 पे गया, और 25 का अंडर रूट क्या होता है बताओ? 5 5। आ गया आंसर।
कितना आ गया ये 10 की पावर 13 यानी कि 1 into 10 raised to power 13, तो आंसर कितना लिख के आओगे? 1 1 1 हो गया? पावर माइनस हाफ नहीं है। ऊपर ले गई ना मैं मेरा बेटा उसको। यस मैम। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊंगी तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलो एक लास्ट और कर दो बेटा, बस। आपको इन तीनों को यूज करके फाइनल के इसके इक्वेशन के लिए लिखना है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आया कुछ? मेरा तो आ गया बेटा 4 आ रहा है आंसर। 4 into 10 Yes. to power 33। यस मैम। सबसे पहले ना तुम्हें इसको यूज करके ना इसको पहले बनाना है। अब देखो ना यहाँ पे कैसे बनाओगे, तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत है। यहाँ देखो प्रोडक्ट की साइड 2NO है, यहाँ पे भी 2NO है, मतलब K2 की कोई छेड़खानी नहीं है, वैसे का वैसे है। यहाँ पे 3H2 है, यहाँ पे H2 है, मतलब पक्का K3 का क्या हुआ होगा, क्यूब हुआ होगा। यहाँ पे देखो 2NH3 है, यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड है 2NH3, मतलब K1 का उल्टा क्या होगा K1 को। बस आ गया ये नए वाला, वैल्यू पुट करनी थी, खत्म कहानी। हो जाएगा? Yes, ma'am. तो ये Yes, वाले ma'am. क्वेश्चन थे जो आप लोगों को जो पॉपुलर हैं। उसके अलावा मॉड्यूल में दूंगी, आप लोगों के ग्रुप में मैं बोल दूंगी सेक्शन ए के। वैसे सेक्शन ए के 1 से 25 तक तुम्हें करने हैं, ठीक है। और कल तुम्हारा बेटा होगा न्यूमेरिकल सेशन होगा, क्योंकि इसका जो सेकंड टॉपिक आता है वहां पे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स को करने का अप्रोच मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी। तो आराम से 1.25 घंटा बैठ के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो अच्छे से इतना रिवाइज कर लेना, वैसे बहुत आसान है। डायरेक्ट अगर तुम क्वेश्चंस भी करने लग जाओगे मॉड्यूल के तब भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है बेटा। यस मैम।